हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपने थंबनेल देख ही लिया है, हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है फिर बता के, फिर लोग बोलते हैं कि इतना टाइम वेस्ट करते हो। तो शुरुआत में जो है आपने देख ही लिया है, थंबनेल जो है उसी में ही सब कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आपका वही टॉपिक है, ठीक है, सब कुछ सेम है। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। इसमें आंसर्स लिखे होते हैं, ठीक है, मैंने आंसर्स लिखे होते हैं पॉइंट्स में। तो इन पॉइंट्स को आपको अपने एग्जाम में याद रखते हुए जाना है और इन इन पॉइंट्स को आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने शब्दों में, अपने अपने छोटे छोटे मोटे, मतलब एक तरीके से 2-3 लाइन्स में आपको 3-3 4-4 लाइन में जितना हो सके आपसे उतना आपको एक्सप्लेन करना है। आपके नंबर्स इजीली आ जाएँगे, जितना मतलब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर 20 मार्क्स का होगा तो उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। 20 मार्क्स मतलब 4-5 पेज भरने होते हैं आपको। अगर वो 10 नंबर का है तो 3 पेज में काम हो जाता है, ठीक है? वो आपको ऊपर डिपेंड करता है, आपके अपने हिसाब से लिख देना। सुननी मेरी है नहीं आप लोगों को, इसलिए मैं क्या बताऊँ आपको, क्यों बताऊँ? सबसे पहला है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग स्किल्स दैट मे टॉट इन अ क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम जो होती है, यानी कि आपकी रीडिंग स्किल्स जो आप डेवलप करते हैं, आपको जो सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ना है आपको किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी पैराग्राफ को। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसके बारे में थोड़ी-सी जो है बॉडी होती है, मेन बॉडी जिसको हम बोलते हैं, जो मैं आपको कराता हूँ अपने आंसर्स में, तो ये मेन बॉडी होती है। मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन छोड़ के जो मेन बॉडी है वो कराता हूँ, क्योंकि वो दोनों चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। आप शुरुआत कैसे करेंगे और एंड कैसे करेंगे अपने ऊपर, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो याद रखने वाली चीज़ ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है? बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है आपका स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, सबसे पहली जो होगी वो होगी आपकी, आपको क्या करना होता है, स्ट्रक्चर देखा होता है कि किस प्रकार का जो सेंटेंस लिखा हुआ है, कैसे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, ठीक है? अगर कोई मान के चलो कोई नॉवेल लिखी हुई है, तो वो किस तरीके से लिखी हुई है, उसकी शुरुआत होती है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप में जो है एक इंटरेस्ट पैदा हो उस नॉवेल को लेके, आप उसे पढ़ने में इंटरेस्टेड पैदा हो। मतलब आपके अंदर एक ये हो कि इसके आगे क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसके आंसर्स आप ढूँढोगे, उसी के अंदर मिलते हैं आपको। तो वो एक स्ट्रक्चर है, शुरुआत ऐसे होती है, ठीक है? नॉवेल्स का तरीका अलग होता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो अलग तरीका होता है। आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो अपनी, जो इग्नू की बुक्स वगैरह होती हैं, वो आप पढ़ोगे तो उसका तरीका अलग होता है। तो सबका अपना अलग तरीका होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि सभी एक तरीके से लिखी होती हैं। दूसरी चीज़ है फोनेमिक अवेयरनेस, यानी कि आपको आपके अंदर ना एक एबिलिटी की बात करता है ये, कि आपको ना सुनना आना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि आप जब सुनेंगे ही नहीं किसी चीज़ को तो आप समझेंगे कैसे, राइट? कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा आपको? तो सुनना बहुत ज़रूरी है और आपको चीज़ों को खोजना पड़ेगा कि उसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ठीक है? और जो शब्द बोले जा रहे हैं वो किस तरीके से बोले जा रहे हैं। क्योंकि देखो, बोलना मतलब क्या है कि जैसे कि आप कुछ पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे शब्द बोलते हैं, आपसे बात करते हैं। जब आप उन चीज़ों को पढ़ते हो अपनी अपनी तरीके से, तो आपको तरीका पता होना चाहिए सबसे मेन चीज़ को, कि उसको पढ़ना कैसे है। फुल स्टॉप आएगा तो वहाँ पे आपको किस तरीके से रुकना है, कितना पॉज़ लेना है। कॉमा जब आता है तो उसमें कितना आपको जो है रोकना है अपने आप को, कितना स्टॉप लेना है वहाँ पे, तो हर अलग तरीका होता है। एपोस्ट्रोफिक मार्क जो होता है, ये वाला, तो इसमें जो है रोकने का तरीका अलग होता है, थोड़ा-सा जो है आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाती है कि कुछ एक्साइटिंग टाइप का हो रहा है, कुछ सरप्राइज़िंग हो रहा है, तो उसको लिए एक्सपेक्टोफिक जो मार्क होता है, इसका मेरे को सही से प्रोनाउंस नहीं आ रहा है, एपोस्ट्रोफिक मार्क बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सेकंड चीज़, और थर्ड चीज़ होगी आपकी फेनोमिक्स, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड एंड रिटन सिंबल्स, यानी कि आप पता चल रहा है आपको पढ़ना ही नहीं आता सही तरीके से, आप बस मंत्रों की तरह पढ़े जा रहे हो, जबकि वो मंत्र नहीं है। मंत्रों को पढ़ने का तरीका एक अलग अलग होता है, आप कंटिन्यूअसली पढ़ते जाते हो, ठीक है? उसमें इतने फुल स्टॉप वगैरह नहीं होते हैं। जब आप एक कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उसपे फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफिक्स मार्क्स, हर चीज़, क्वेश्चन मार्क्स, सब कुछ लिखा लगा होता है उसमें, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग आपको उस चीज़ को पढ़ना है। जिस तरीके से राइटर ने उसको समझाने की कोशिश की है आपको, तो आपका पढ़ने का तरीका बहुत ज़रूरी है। आप जो साउंड निकालेंगे रिटन को देख के, ठीक है? यानी कि जो दिखा हुआ है उसको देख के जो आप साउंड निकालेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? अलग-अलग वेरिएशंस होती हैं, हमारी टोन्स चेंज होती है अकॉर्डिंगली जब हम कुछ पढ़ते हैं तो, ठीक है? अगर कुछ सरप्राइज़िंग पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारी टोन भी चेंज होनी चाहिए, ठीक है? और जब हम कुछ सीरियस पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें टोन हमारा चेंज हो जाता है। तो ये एक तरीका है, ऐसा नहीं होगा कि भई आप कुछ कॉमेडी वाली चीज़ पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ते हुए रो रहे हो, तो वो एक जो है फोनेमिक्स नहीं बनता है, ठीक है? फोनिक्स नहीं बनता है। दूसरी चीज़ होती है फ्लुएंसी स्किल्स, यानी कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब होता है आपका करेक्शन, कितना आप अच्छा पढ़ पा रहे हैं, आप
आपकी जो प्रोनाउंसिएशंस है वो कैसी हैं, आप गलत प्रोनाउंस तो नहीं कर रहे हो कुछ चीज़ को, है ना? और आपके एक्सप्रेशंस जो भी आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से आपको चीज़ों को एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है? आपको अपने फेशियल इंप्रेशंस पे वो चीज़ें लानी होती है जिस हिसाब से आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है राइटर आपसे कि आप उनको समझो। तभी आप जब उसको आप जियोगे उस टेक्स्ट को जो लिखा हुआ है, तभी आप जाके एक अच्छे रीडर बन पाओगे। उसी की ये बात कर रहा है। उसके अलावा डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग मतलब जब आप कुछ लिखी हुई चीज़ों से उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, यानी कि बोलने वाली जो लैंग्वेज होती है, लिखी हुई से आप उसको बोलते हो, उसको बोलते हो डिकोडिंग करना, ठीक है? डिकोडिंग के और भी मतलब होते हैं, पर मतलब ट्रांसलेट करने के तरीके से आप समझ सकते हो, ट्रांसलेट करना चीज़ों को। उसके अलावा देखो कभी-कभी डिकोडिंग में क्या होता है, हम जो पढ़ते हैं हम वो नहीं बताते हैं, हम कुछ और बताते हैं एक्स्ट्रा, मतलब या फिर उससे कुछ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई लेटर आया है, जॉब लेटर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत ही खतरनाक इंग्लिश है, तो आप उसको ऐसे थोड़ी ना बताएँगे अपने पेरेंट्स को। क्या पता वो अपने आपके पेरेंट्स इतने पढ़े-लिखे ना हों, तो आपको उनको एक ईज़ी तरीके से समझाना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है, मेरा जॉब लग गया है वहाँ पे और मुझे इतने तारीख को रिपोर्टिंग करनी है। तो ये एक तरीका मतलब पढ़ाने का, बताने का कि आप कैसे डिकोड करते हो चीज़ों को। ट्रांसलेट कर दो कहने का मतलब। उसके अलावा वोकैब्युलरीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिना वोकैब्स के आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो वोकैब बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और आपको वर्ड्स की रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए कि कैसे वर्ड्स को हमें बताना है, कैसे कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? कनेक्शंस कैसे होते हैं। अभी जैसे कि कुछ आपको पता चल रहा है, आप जो सेंटेंस बोलते आ रहे हो पहले से, उसमें आपको एक नया शब्द मिला, कुछ नया शब्द सा आपने जो है आपको मिला, कहीं आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मिला, आपको लगा कि ये थोड़ा अच्छा-सा लग रहा है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ या करती हूँ। तो उस समय आप क्या करेंगे, उस शब्द को उस सेंटेंस में जो आप पहले से बोलते हुए आ रहे हैं, उस एक शब्द जो पुराना शब्द हो चुका है आपके लिए, उसको आप रिप्लेस कर दो नए वाले से, ताकि आप एक नया सेंटेंस बनाओ। मतलब सेंटेंस तो वही होगा, उसका कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन वर्ड चेंज हो जाएँगे, ताकि ये आपका दिखाएगा कि आप अपडेटेड हो, आप नई चीज़ों को सीखते हो, ठीक है? मतलब इसीलिए हम वोकैब सीखते हैं ऑब्वियसली। और विजुअल्स आपको जो है शो करने होते हैं, क्वेश्चनिंग करनी होती है, ठीक है? प्रिडिक्शन जो है आपको करनी होती है कि भाई क्या हो सकता है इसके आगे। अब देखो जैसे कि कुछ पढ़ रहे होते हैं ना हम लोग, तो हम लोग नॉर्मली हम यही करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे वाला सेंटेंस कैसा होगा, क्या हो सकता है। कभी-कभी गलत भी होता है, पर मोस्टली हम सही भी कर देते हैं उन चीज़ों को। तो प्रिडिक्शंस भी ज़रूरी होती है जब आप रीडिंग कर रहे होते हो तो, है ना? हर एक चीज़ आप पढ़ेंगे नहीं ऑब्वियसली, आप कुछ चीज़ों को बस ऐसे ही गो थ्रू कर लेते हैं कि हाँ, ऐसे ही होगा इसका मतलब। और जो मेन आइडिया है, वो आप समझते हैं, ये आपकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है? रीडिंग स्किल्स जब आप चीज़ों को पढ़ते हो तो आपके अंदर ये आपको ये आना चाहिए, ठीक है? आपको ये सिखाते हैं अपने, जब भी आप कहीं पे पढ़ेंगे, वैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं जहाँ पे हमको नहीं सिखाते, है ना? रियलिटी यही है कि नहीं सिखाया जाता है, बाकी कुछ लोगों को लगता होगा कि सिखाते तो अच्छी बात है, आपको सिखाया होगा। व्हाट इज़ अ नैरेटिव टेक्स्ट? डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। तो पहले सबसे पहले ये पूछा है कि नैरेटिव्स क्या होते हैं? तो वो बताया मैंने यहाँ पे कि क्या होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ राइटिंग दैट टेल्स अ स्टोरी और सीक्वेंस ऑफ इवेंट। यानी कि एक तरीके की राइटिंग होती है, जो लिखावट जो जिसको आप बोलते हो, जो लिखी हुई चीज़ें होती है, वो होती है जो कि आपको एक कहानी बयाँ करती है आपके साथ, और उसके एक सीक्वेंस जो होता है, जिस जिस तरीके से वो चीज़ें हुई थी, उसको बताता है। जैसे कि आप मूवीज़ देखते हो ना, तो मूवी क्या होती है, कहानी होती है उस तरीके की, वो आपको एक सीक्वेंस दे रहा होता है वहाँ पे, कभी उसमें कभी धूप होती है, कभी छाया होती है। मतलब कभी खुशी, कभी गम, ठीक है? कभी कुछ, कभी लड़ाई, कभी झगड़े। मूवी में आप देखते हैं ना, तो वही नैरेटिव्स होते हैं, ठीक है? नॉवेल्स में आप पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और ये दोनों प्रकार की होती हैं, ये फ़िक्शनल भी होती है, नॉन फ़िक्शनल भी होती है। फ़िक्शनल मतलब होता है नॉवेल्स वगैरह में आप पढ़ते हो उसको, स्टोरी में पढ़ते हो आप इसको, ठीक है? फ़ेयरी टेल्स जो होती है उसमें आप पढ़ते हो। और नॉन फ़िक्शंस में बायोग्राफ़ी जो आप पढ़ते हो वो आती है, नॉन फ़िक्शंस होती है बायोग्राफ़ी। हिस्ट्री जो आप पढ़ते हो, हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ आपको इसमें मिलती है नॉन फ़िक्शंस में। न्यूज़ जो आप पढ़ते हो नॉन फ़िक्शंस में होती है, मेमोरीज़ जो होती है, ठीक है? मेमोइर्स जो होती है वो आपकी नॉन फ़िक्शंस में होती है, ठीक है? और इसके अलावा इंक्लूड्स इसमें आपका जो है ये चीज़ें आती हैं, इस तरीके से आप एक टेक्स्ट को देखते हो, ठीक है? इसमें कैरेक्टर्स आपको बताए जाते हैं कि जैसे कि नॉवेल्स आप पढ़ेंगे तो आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे उसमें। उसके बाद आप सेटिंग करोगे, ठीक है? मेन चीज़ें जो होती है वो आपके सामने आती है, फिर आप प्लॉटिंग करते हो, फिर कॉन्फ्लिक्ट करते हो, ये मैंने पढ़ा रखा है। आपको लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको वो देखनी पड़ेगी वीडियोज़, ठीक है? थीम्स होती है, पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ होते हैं, यानी कि जो जो भी राइटर है उसने क्या समझाने की कोशिश की है, ठीक है? उसके अलावा इसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें आपको एक्सपोज़िशंस देखने को मिलती है, पर्पस देखने को मिलता है किसी भी चीज़ के लिए। व्हाट इज़ इंक्लूड्स इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी आती हैं।
राइजिंग एक्शंस होता है, यानी कि एक तरीके से आपने देखा होगा मूवीज़ में कि एक हीरो है, उसकी लाइफ़ बहुत मुश्किल होती जा रही है। धीरे करके एक उसकी लाइफ़ का एक चरम निष्कर्ष आता है जिस समय वो मतलब पूरा लड़ रहा होता है सब दुनिया से, है ना? आप देखते हैं वैसे कि साउथ की मूवीज़ में तो वो सभी से लड़ते हैं। एक हीरो होगा, उसमें इतनी ताकत होगी कि वो सभी को उठा-उठा के फेंक रहा है, वो थक ही नहीं रहा है बंदा। तो वो एक तरीके से राइजिंग होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो फ़िल्म जब खत्म होती है तो वो एक क्लाइमेक्स मतलब एक तरीके से खत्म, मतलब क्लाइमेक्स आता है उसके बाद, यानी कि सब कुछ सही हो गया है, सॉर्ट आउट हो गया है, सब कुछ, सब लोग खुश हैं फैमिली में। ठीक है? तो ये क्लाइमेक्स आता है उसके बाद में, ठीक है? ये राइजिंग एक्शन होता है, सबसे मतलब मुश्किल समय होता है उस हीरो के लिए। और फॉलिंग एक्शन होता है, यानी कि फिर मूवी जो है धीरे-धीरे करके खत्म होने लगती है और फिर रेज़ोल्यूशंस आते हैं, यानी कि दी एंड लिख के आता है, तो वो मूवी खत्म। एक तरीके से आप मूवी समझ सकते हैं या नॉवेल्स अगर आपने पढ़े हैं तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि कैसे-कैसे उसमें भी ऐसे ही होता है सब कुछ। आपको कहानी जो बताई जाती है ऐसी होती है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट आर द बैरियर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? थोड़ा-सा अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, मुझे लगा कि शायद आ सकता है, बैरियर्स हमेशा पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बैरियर्स इम्पोर्टेंट है तो आप इसको समझना। बैरियर्स मतलब पता है ना आपको, अवरोध जो पैदा होता है हमारे कम्युनिकेशंस में, यानी कि जब हमारी बात नहीं हो पाती तो क्या हो सकता है? तो वो पूछ रहा है, ठीक है? मैंने ये इसी के पॉइंट बनाए हैं, काफ़ी सारे हैं, आपको ईज़िली आप एग्ज़ाम पास कर जाएँगे। और वीडियोज़ भी जो रखी हुई हैं उनको देख लेना एक बार। सबसे पहला होता है डिस्टेंस, अगर हमारी बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं दिल्ली में बैठा हूँ, क्या पता आप गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, है ना? तो बैरियर्स है। अभी तो फ़िलहाल इतनी दिक्कत नहीं है, पर मान के चलो कि पता चला मौसम ख़राब हो जाए, आपकी नेट ना चले, इंटरनेट ना चले, तो उस कंडीशंस में हमारे डिस्टेंस जो है हमारे लिए बैरियर पैदा कर सकता है, ठीक है? दूरी हमारे बीच में बात नहीं हो पाएगी। ऑब्वियसली अभी भी आप देखते हो, हमारे दोस्त, हमारी फैमिली मेंबर्स, अब हम बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं जॉब के चक्कर में, पढ़ाई के लिए, तो हमारी बात रेगुलर नहीं हो पाती है उनसे ना, बहुत ज़्यादा फिर गैप होता है, पता चल रहा है महीनों-महीनों बात नहीं हुई है। तो ये डिस्टेंस की वजह से होता है ना, बैरियर्स पैदा हो गए। उसके अलावा नॉइज़, अगर मेरे पीछे से आपको आवाज़ आ रही होंगी अजीबो-गरीब, डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो आप उस कंडीशन में मेरे से बात नहीं कर पाएँगे, मतलब मैं जो आपको जो समझा रहा हूँ आप समझ नहीं पाएँगे, तो ये बैरियर्स हो गए हमारे बीच में। कम्युनिकेशन मतलब बात करना ही नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब मेरी जो बातें हैं, मेरे जो मैसेजेस हैं आप तक पहुँच जाएँ, उसको हम कम्युनिकेशंस कहते हैं, ठीक है? और आप उसको समझ जाएँ, आप उसको रिसीव करो। आपको कैसे बताना है कि आपको रिसीव हुआ है? कमेंट करके, ठीक है? कमेंट भी कर दिया करो कभी-कभी, खाली रहता है मेरा कमेंट बॉक्स। डिफरेंट लैंग्वेजेज़, यानी कि हमारी भाषा भी हमारे लिए बैरियर्स का काम करती है, क्योंकि भारत में आपको पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस है, तो उस हिसाब से हमारी लैंग्वेजेस की वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं बातों में, अब जैसे कि साइंटिस्ट है ना, तो आपको आपने पढ़ी होगी कभी साइंस अपनी 10th-12th क्लास में, जब आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो। वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कुछ लैंग्वेजेज़, जैसे कि कोई शब्द है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत टेक्निकल होते हैं। अब वो आप किसी को बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बात कर रहा है। आपको बताना है कि शेर, ठीक है? शेर के लिए साइंस में एक टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मुझे पता नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं। जैसे कि जब कोई मैकेनिक होगा तो उसको टेक्निकल वर्ड्स आते होंगे कुछ चीज़ों में, है ना? कि भाई इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग नॉर्मली फ़ोन को फ़ोन बोलते हैं, उसकी स्क्रीन को स्क्रीन बोलते हैं, उनके लिए कोई और शब्द होगा उसके लिए, राइट? उसके बाद क्लैरिटी ना आए हमारी बातों में, पता चल रहा है मैं आपको समझा ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर पैदा हो गया ना। अगर मैं अपनी चीज़ों को समझा नहीं पा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है? और पुअर स्ट्रक्चर होगा मेरा, अगर मैं जो समझा रहा हूँ, उसका मैसेज सही नहीं है, तरीका साला सही नहीं है, और टेंस जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं जो शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वो सही नहीं है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एनवायरनमेंट भी हो सकता है, यानी कि मान के चलो आपको आवाज़ ही नहीं आ रही है मेरे सही से, तो एनवायरनमेंट की दिक्कत हो सकती है। और लाइटनिंग, इसमें ये जो है लाइटनिंग वगैरह जो कंडीशंस होती है, ये फेस टू फेस जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, पता चल रहा है मैं अंधेरे में बैठा हूँ, तो मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ, है ना? तो उस कंडीशन में हमारी बात सही से नहीं हो पाएगी। एक्सेंट भी हो सकता है एक रीज़न। अभी देखो, अब अमेरिका का, ब्रिटिश का, अफ्रीका में जो एक्सेंट इस्तेमाल करते हैं ना, इंग्लिश की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सभी के एक्सेंट अलग-अलग हैं इंग्लिश बोलने के लिए। आप अमेरिकन हो तो आप ब्रिटिश जो एक्सेंट है वो जल्दी समझ नहीं पाएँगे। हम इंडियन हैं, क्या पता हम जो इंग्लिश पढ़े हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़े हैं नॉर्मली। अगर हम अमेरिकन से बात करेंगे तो उसकी एक्सेंट थोड़ा अलग हो सकता है, हमारे कुछ-कुछ शब्द समझ में नहीं आएँगे, ठीक है? उसके अलावा फॉल्टी इक्विपमेंट्स, यानी कि आपके फ़ोन खराब हो, क्या पता, आपकी बात आपके माइक से आपकी बात नहीं पहुँच पा रही है उस व्यक्ति तक जिससे आप बात करना चाह रहे हैं।
है ना? आपका स्पीकर खराब है, फ़ोन टूटा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी दिक्कत हो सकती है। इमोशंस की वजह से अब बंदा नाराज़ है, गुस्सा है, तो उस कंडीशन में ब्रेक होगा कम्युनिकेशन हमारे बीच में, ठीक है? लैक ऑफ अटेंशन, आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी। ठीक है, कल्चरल नॉर्म्स भी हो सकते हैं क्योंकि संस्कृति अलग है, हमारी वैल्यूज़ अलग है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि नहीं मैं महान हूँ, तू बेकार है। तो उस कंडीशन में भी दिक्कत हो सकती है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड यानी कि मैं आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे दूँ, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं कम रखता हूँ अपनी चीज़ों को, ठीक है। सोशल एटिकेट भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि लोगों से कैसे बिहेव करना है। हेलो, हाय, नमस्ते और जो भी आपका तरीका है ग्रीटिंग करने का वो आप करते हो, आप रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करते हो, ठीक है। तो ये सोशल एटिकेट्स होते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट, आपको अगर मुझ पे भरोसा नहीं होगा तो मेरी आप बात सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। और स्टेरियोटाइप्स होते हैं कुछ लोग, स्टेरियोटाइप मतलब होता है कि पुरानी सोच वाले, रूढ़िवादी सोच जो होता है उसको स्टेरियोटाइप बोलते हैं। तो उस कंडीशन में जो है आप आ सकते हो। मतलब ये हमारे सोशल बैरियर्स, मतलब ये हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। तो ये रहा आज का आपका कुछ छोटा-सा टॉपिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने आपको बताया लास्ट में भी वीडियो देखने के लिए और लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं कमेंट में भी डाल दूँगा अगर हो सकेगा तो आप देख लेना। बाकी मुझे पता है ये वीडियो भी शायद नहीं जाएगी ज़्यादा लोगों तक। ख़ैर मेरा काम है तो मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।